हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग प्राचीन भारत का तीसरा क्लास शुरू करते हैं और हम लोग कल जहाँ से पढ़े थे वहीं से हम लोग आगे शुरू करते हैं। तो अगला हम लोग को देखना है निम्न पाषाण काल। ठीक है, कौन सा है? निम्न पाषाण काल से हम लोग शुरू करेंगे। तो आखिर देखेंगे कि निम्न पाषाण काल में जीवन कैसा था, उसकी अर्थव्यवस्था वहाँ उस समय कैसी थी, हथियार या औजार वो लोग कैसे बनाते थे, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए निम्न निम्न पूरा पाषाण काल में हम लोग देख लेते हैं कि उपकरण कैसे बनता था, यानी जो उसका उपयोग करते थे। तो जो उपकरण जो था ये उसमें क्रोड प्रणाली की बहुलता थी। ठीक है, यानी क्रोड प्रणाली की उस समय ज्यादा बहुलता थी। अब क्रोड होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्रोड क्या होता है। दो होता है, एक होता है क्रोड और एक होता है फलक। तो फलक के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसी क्लास में पढ़ेंगे। देखिए क्रोड क्या होता है। मान के चलिए एक बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है, और उस पत्थर को हम लोग कहीं पर पटक दिए, तो पटकने के बाद उसमें से थोड़ा सा कुछ टूट जाएगा हिस्सा, तो वो क्या हो गया? फलक है। और जो पूरा का पूरा बच जाएगा वो क्रोड है। मान लीजिए ये दो ये है, ठीक है, ये मार्कर दो है, ये दोनों में से इसको टकराते हैं, ठीक है, टकराने के बाद इसका हल्का सा हिस्सा ये टूट गया, तो ये क्या कहलाएगा? ये फलक कहलाएगा। और ये जो पूरा बच गया ये क्या कहलाएगा? ये क्रोड कहलाएगा। ये तो आप लोग ऐसे समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्रोड प्रणाली की बहुलता थी और क्रोड प्रणाली में क्या क्या चीज आता था। तो क्रोड प्रणाली में तीन है, इसको याद रखिएगा। एक है हस्त कुठार, जिसको हैंडेक्स भी बोलते हैं। एक है बिदारनी, इसको क्लीवर बोलते हैं। और एक है खंडक, इसको चॉपर बोलते हैं। ठीक है, तो क्रोड में सिर्फ तीन ही है, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ से यूपीपीसीएस और यूपीएससी में सवाल पूछा हुआ है, क्योंकि यहाँ से इसमें फंसा देता है कि क्रोड और फलक में क्या अंतर है। तो क्रोड का सिर्फ तीन ही एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। बाकी जितना सब छोटे छोटे आ जाएगा वो सब फलक में आ जाएगा। ठीक है, तो क्रोड प्रणाली के बहुलता में क्रोड में तीन है, हस्त कुठार, विदारिणी और खंडक। नेक्स्ट, अब हस्त कुठार देख लेते हैं क्या होता था। तो हस्त कुठार, इसका कार्यशील सिरा नुकीला होता था। यानी इसका जो कार्यशील सिरा होता था ना, ये नुकीला होता था, इस टाइप के। यहाँ से गया और यहाँ से ये ऊपर जाके ये पूरा नुकीला हो जाता था ये। ठीक है, नीचे मोटा होता था और ऊपर जाते जाते ये नुकीला हो जाता था। तो ये इसकी पहचान है हस्त कुठार की। अगला है विदारिणी। तो विदारिणी का क्या है? जिसको बोलते हैं हैंडेक्स। कार्यशील सिरा इसका चौड़ा होता था। ठीक है, यहाँ से चौड़ा गया और यहाँ जाते जाते थोड़ा सा कम हो गया, तो कार्यशील सिरा इसका क्या होता था? चौड़ा होता था। यानी नीचे मोटा रहता था और ऊपर जाते जाते हल्का सा पतला होता था। पूरा पतला नहीं, हस्त कुठार के जैसा नहीं होता था ये, उससे हल्का सा चौड़ा होता था ये, इस टाइप के। देखिए हमने फिगर इसको बना दिया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला है खंडक। यानी तीसरा जो ये वाला है खंडक है, जिसको चॉपर बोलते हैं। इसका क्या खासियत है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए कार्यशील सिरा चौड़ा, किंतु धार विदारणी की तुलना में पतली होगी। इसका भी कार्यशील सिरा चौड़ा था, लेकिन इसका जो धार होगा ये विदारिणी की तुलना में थोड़ी सी पतली होगी। यानी हल्की सी इसकी धार क्या होगी? पतली होगी। ठीक है, यहाँ चौड़ा है यहाँ से, और यहाँ जाते जाते हल्का सा पतला हो जाएगा। तो ये तीनों का यही डिफिनेशन है, विदारिणी, खंडक और हस्त कुठार। तो ये क्रोड उपकरण के एग्जाम्पल है। यहाँ से यूपीएससी में भी बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है कि क्रोड और फलक में अंतर बताए। तो हम लोग फलक वाला इसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए एक और है, हस्त कुठार बनाने की दो तकनीक थी। ठीक है, यानी जो उस समय हस्त कुठार बनाए जाते थे, ये वाला, इसकी बनाने की दो तकनीक थी। एक को बोला जाता है एवीवेलियन। क्या बोला जाता था? एवीवेलियन। ये आरंभ में यूज करते थे ये लोग, यानी आरंभ में आदि मानव लोग ये एवीवेलियन तकनीक का इस्तेमाल करते थे। और एक है अस्यूलियन। क्या है? अस्यूलियन। ये बाद में बनाते थे। ठीक है, वो आदि मानव लोग इसको पहले बनाते थे और इसको बाद में बनाने लगे। पहले वाले को बोला गया एविवेलियन तकनीक और दूसरे वाला का बोला गया अस्यूलियन तकनीक। ठीक है, तो थोड़ा सा ये टफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ से बीपीएससी में हो सकता है कि आगे 2-4 साल बाद सवाल पूछेगा ऐसा, यूपीएससी में यहाँ से सवाल बन सकता है। ठीक है, बाकी स्टेट पीसीएस या दरोगा, ये दरोगा हो गया, फिर ये सचिवालय हो गया, इसमें ये सब सवाल नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ लेवल का सवाल हो जाता है। ये जो दोनों तकनीक आप लोगों के सामने जो हम बताए, ये थोड़ा सा टफ लेवल का हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम बताने के लिए आप लोगों को बता दें कि इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आने वाले जो आप लोग एग्जाम दीजिएगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए औजार मुख्य रूप से क्वार्टरजाइट पत्थर के बनाए जाते थे। जो औजार बनाए जाते थे मुख्यतः वो एक पत्थर आता था जिसका नाम है क्वार्टजाइट, उसी पत्थर के औजार को बनाया जाता था। ठीक है, अब इस समय गतिविधियां देख लेते हैं कि वो लोग कैसे क्या करते थे। तो निम्न पूरा पाषाण काल में जो गतिविधियां था वो लोग खाद्य संग्राहक ही थे। क्या थे? खाद्य संग्राहक थे।
शिकार और आखेटन उनका पेशा था, शिकार करना, आखेटन करना, ठीक है, यानी जानवरों का शिकार करके वो लोग अपना जीवन यापन किया करते थे। औजार बनाना, यानी औजार, पत्थर, सब चीज़ से औजार बनाते थे, तो औजार बनना उनका गतिविधि में ये भी आ जाता है। आग का आविष्कार हो चुका है, ध्यान रखिएगा, उस समय आग का आविष्कार हो चुका है। और कहा जाता है कि जो आग जलाते थे, आज के जैसा नहीं कि माचिस लेके जला दिया फिर लाइटर जला दिए, ठीक है। आग जो होता था उसमें पत्थर से रगड़ते थे, और पत्थर को बार बार आप लोग रगड़िएगा तो देखिएगा उससे आग जनरेट होता था। तो पत्थर से पत्थर को टकरा कर वो लोग आग का उपयोग किया करते थे, यानी आग को वो लोग जलाते थे। चलिए हम लोग देख लिए निम्न पूर्वापाषाण काल। अब हम लोग आ जाते हैं नवपाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थल, ठीक है, जो हम लोग पहले पढ़े थे, नवपाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थल। अब इसमें देख लेते हैं, पहला है कर्नाटक। कुछ देख लेते हैं एग्जाम में, यहाँ से सवाल पीसीएस में यहाँ से सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। तो कर्नाटक में दो जगह है, ईसामपुर और हुसंगी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हुसंगी इनमें से किस स्टेट के नवपाषाण कालीन स्थल था। तो हुसंगी कहाँ के था? कर्नाटक का, और ईसामपुर भी कर्नाटक का था। अगला है तमिलनाडु में, देख लीजिए, पलवरम, अतिरम्पक्कम और गुडियन गुफा, ये तीनों जो है तमिलनाडु का ये स्थल है। पलवरम, अतिरप्पक्कम और ये गुडियन गुफा, ये तमिलनाडु में। मध्य प्रदेश में हथनौरा और भीमबेटका है, ठीक है। तो भीमबेटका और हथनौरा ये जो जगह, ये कहाँ पड़ता है? ये तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। बेलन नदी घाटी, ये प्रयागराज, यूपी के प्रयागराज में पड़ेगा, तो ये यूपी में पड़ेगा ये। और चौपर चॉपिंग उपकरण पाकिस्तान से भी मिले हुए हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान से चौपर चॉपिंग उपकरण यहाँ से साक्ष्य मिला हुआ है, जो ये फलक का, ये क्रोड का नहीं है, ये फलक का, ये छोटे छोटे मतलब ब्लेड टाइप के होता था वो। अब हम लोग आ जाते हैं मध्य पूर्वापाषाण काल, ठीक है। तो इस समय हम लोग देखते हैं कि लोगों की गतिविधियां क्या थी, रहने की शैली का क्या था, कैसे वो लोग उस समय अपना जीवन का निर्वहन करते थे। तो देख लेते हैं मध्य पूर्वापाषाण काल, ठीक है। तो सबसे पहले उस समय हम लोग औजार और उपकरण के बारे में ही देख लेते थे कि कैसे वो लोग यूज करते थे। तो औजार और उपकरण यानी फलक उपकरणों की बहुलता। अब ध्यान दीजिएगा, क्रोड क्या हो गया? क्रोड खत्म हो गया। अब वो लोग यानी नवपाषाण काल में अब वो लोग फलक यानी फलक उपकरण की बहुलता ज्यादा मिलेगी, यानी वो लोग फलक उपकरण का उपयोग ज्यादा करते थे। तो हम लोग देख लेते हैं कि फलक में क्या क्या चीज आता है, ठीक है। तो फलक में आता है खुरचनी, छोटा हथियार होते थे, खुरचनी, वेधनी और ब्लेड। तीन इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, खुरचनी, वेधनी और ब्लेड। ध्यान रखिएगा, ब्लेड जो है इसका लंबाई चौड़ाई से दुगनी होती थी। ब्लेड का जो लंबाई होती थी वो चौड़ाई से दुगनी होती थी, ठीक है। तो फलक उपकरण की बहुलता में तीन है, खुरचनी, वेधनी और ब्लेड। इसको ध्यान रखिएगा, ये तीनों नाम, क्योंकि ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये फलक उपकरण का एग्जाम्पल है। और क्रोड उपकरण का मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को, हस्तकुठार, विदारिणी और खंडक, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, जिस तरह से हस्त कुठार उपकरण बनाने के भी दो तकनीक था, ये एबिबेलियन और ओसिविलियन, उसी तरह से फलक उपकरण बनाने की भी तकनीक है, दो है। पहला का नाम है केलेक्टोनियम विधि, एग्जाम में सवाल यूपीएससी में पूछा हुआ है ये, ठीक है। यानी फलक उपकरण बनाने की कितनी तकनीकें हैं? तो दो है। पहला का नाम है केलेक्टोनियम विधि और दूसरा का नाम है लवालोई तकनीक, ठीक है। पहला कलेक्टोनियम और दूसरा लवालोई तकनीक। ये थोड़ा सा विकसित ज्यादा था, ये वो उसका प्रचलन उस समय कम था, लेकिन इसका प्रचलन बहुत ज्यादा था, लवालोई का। तो ठीक है, तो कलेक्टोनियम और लवालोई तकनीक फलक उपकरण बनाने की विधि थी। और एबिबेलियन और अस्विलियन तकनीक जो था ये हस्त कुठार बनाने की तकनीक थी। तो दोनों में आप लोग डिफरेंस समझ गए होंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए जो पीसीएस आप लोग देते हैं, यूपीएससी जब आप लोग दीजिएगा, तो यहाँ से सवाल आप लोगों को बनने की संभावना है और यहाँ से सवाल पूछा भी गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग उच्च पूर्वापाषाण काल, ठीक है। तो उच्च पूर्वापाषाण काल में हम लोग देख लेते हैं, इसका समय है 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो इस समय का जो उपकरण एक है तक्षिणी, तक्षिणी जिसको आप लोग इस स्क्रू देखते होंगे, जो हम लोग कांटी टाइप में होता है और बीच में से घुमावदार होता है, स्प्रिंग जैसा होता है। तो उस समय ज्यादा वो प्रचलित था, ठीक है। और जो उपकरण बनाए जाते थे पत्थर के, हड्डी के, लकड़ी के, सब चीज के बनाए जाते थे। लेकिन हम लोगों का पत्थर का और ये हड्डी का तो मिल गया, लेकिन लकड़ी का उपकरण नहीं मिला, क्योंकि लकड़ी जो होता है कुछ दिन के बाद खराब हो जाता है, ठीक है। देखते होंगे उसमें सड़ जाता है या फिर अंदर से वो झड़ जाता है। तो लकड़ी आप लोग देखिएगा कि अगर 500 साल मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, अगर 100 साल भी लकड़ी रहेगा तो देखिएगा थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। कितना मजबूत लकड़ी रहेगा, 200 1000 साल जाते 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 वो
खत्म हो जाएगा। इसीलिए लकड़ी के उपकरण अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, साक्ष्य मिला है लेकिन मिले नहीं है, क्योंकि आप लोग समझ गए कि लकड़ी जो होता है वो खराब हो जाता है, लेकिन पत्थर और ये हड्डी जो होता है वो बहुत दिनों तक रहता है। ठीक है, अब इस समय गतिविधियां देख लेते हैं हम लोग क्या था। तो इस समय ये लोग का गतिविधियां आदि मानव का क्या था, तो ये लोग भी खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, गुफा चित्रकला का एवं पाषाण चित्रकला का उदय हो चुका था। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा हुआ है ये। यानी गुफा चित्रकला व पाषाण चित्रकला का उदय कब हुआ है, तो उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ है। ठीक है, तीसरा है आखेटन, वो लोग भी शिकार, अभी भी शिकारे किया करते थे, और उनका एक और काम था जो औजार बनाना था। तो गतिविधियां में यही सब आ जाएगा, खाद्य संग्राहक थे, शिकार करना जानते थे। ठीक है, औजार बनाना, ये यही लोग का काम था आदि मानव लोग का। इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा, पूरे विश्व में सर्वप्रथम चित्रकला का जो साक्ष्य मिला है वो उच्च पूरा पाषाण काल के मिले हैं। यानी पूरे विश्व में जो अभी तक चित्रकला का जो साक्ष्य मिला हुआ है वो उच्च पूरा पाषाण काल का है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये सवाल ये स्टेटमेंट में पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि चित्रकला का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है वो कब का है, तो उच्च पूरा पाषाण काल का है। पहला व्यक्ति जिसने भारत में गुफा चित्रकला की खोज की, जिसका नाम था आर्चबोल्ड कराइल, कार्राइल। ठीक है, पहला व्यक्ति जिसने भारत में गुफा चित्रकला की खोज की थी उसका नाम क्या है, आर्चबोल्ड कार्राइल। ठीक है, 1867-68 में ये खोजे थे, तो ये नाम याद रखिएगा। जो गुफा चित्रकला की पहली बार खोज किए थे वही थे आर्चबोल्ड कार्राइल, 1867-68 में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे है उच्च पूरा पाषाणकालीन स्थल। अब हम लोग देख लेते हैं कि उच्च पूरा पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है पटने। पटने एक जगह है, ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है ये। पटने कहाँ पड़ता है ये, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो पटने जो जगह है महाराष्ट्र में पड़ता है, ये उच्च पूरा पाषाणकालीन स्थल है, और यहाँ से शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे का साक्ष्य मिला है। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है, तो शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो पटने से मिला है। ठीक है, महाराष्ट्र में। अगला स्थल है भीमबेटका है, आप लोग जानते होंगे, मध्य प्रदेश में है। बेलन घाटी, ये उत्तर प्रदेश में है। लोहदा नाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश में है लोहदा नाला। यहाँ से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। क्वेश्चन यहाँ से सवाल पूछा हुआ है कि अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है, लोहदा नाला से मिला है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब आइएगा मध्य पाषाण काल। अब देख लेते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में। ठीक है, तब आप हम लोग पहले क्लास में डिस्कस किए थे कि मध्य पाषाण काल का पहली बार चर्चा किसके द्वारा किया गया था, यानी मध्य पाषाण काल का जो नामकरण है वो हॉडर वेस्ट्रॉप के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल की चर्चा हॉडर वेस्ट्रॉप के द्वारा किया गया था। जलवायु यानी उष्ण एवं आर्द्र जलवायु था, यानी उष्ण एवं आर्द्र जलवायु जैसे ही आएगा तो क्या होगा, बर्फ पिघलेगा। ठीक है, यानी थोड़ा गर्मी आ चुकी है। अब उस समय का हम लोग औजार और उपकरण देख लेते हैं। तो इस समय सूक्ष्म औजार थे, जैसे ब्लेड टाइप के छोटे छोटे औजार। एग्जाम्पल मैंने एक दे दिया है, ब्लेड टाइप के थे। यहाँ से सवाल लग रहा है कम बनेगा, सवाल वहीं से बनेगा जो भी बताए हैं, हस्त कुठार और फलक वाला। ठीक है, अब इस समय गतिविधियां हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। उस समय भी यानी मध्य पाषाण काल में भी गतिविधियां क्या था, तो खाद्य संग्राहक ही थे। आखेटन यानी शिकार करना वो लोग का मुख्य पेशा था। औजार बनाना भी मुख्य पेशा था। ध्यान रखिएगा, अगला है तीर धनुष चलाना, यानी तीर धनुष चलाना वो लोग सीख लिए हैं। ठीक है, तीर धनुष आप लोग देखे होंगे कैसे चलाया जाता है। तो तीर धनुष कब चलाना वो लोग शुरू किए हैं, तो मध्य पाषाण काल में। ठीक है, अगला है कई स्थानों पर मृत व्यक्ति को दफनाने का भी प्रमाण मिला है। ठीक है, यानी मध्य पाषाण काल में कई स्थानों पर मृत व्यक्ति को दफनाने का भी साक्ष्य मिला हुआ है। अब यहां से हम लोग स्थल देख लेते हैं। बागोर, आप लोग सुने होंगे नाम, बागोर ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, यहाँ से पशुपालन का भारत में आरंभिक साक्ष्य मिलता है। दो जगह है, एक बागोर है और एक आदमगढ़ है। बागोर राजस्थान में है और आदमगढ़ एमपी में है। तो ये दो जगह से पहली बार पशुपालन का साक्ष्य मिला है। यहाँ से पशुपालन का भारत में आरंभिक साक्ष्य यही दो जगह से मिलता है, बागोर और आदमगढ़ से। ठीक है, अगला है सराय नाहर राय। पहले आप लोग इसके बारे में जान चुके हैं, यूपी के प्रतापगढ़ जिला में है। इसके बारे में मैंने कल चर्चा किया था। ठीक है,
तो सराय नहर है, भारत में सर्वप्रथम होमोसेपियंस का जीवाश्म यहीं से मिला था। कल हमने पढ़ाया था कि भारत में सर्वप्रथम होमोसेपियंस का जीवाश्म कहाँ से मिला था, तो सराय नहर राय से। यहाँ से मानव के लगभग 11 कब्र मिले हैं, यानी मानव के लगभग 11 कब्र कहाँ से मिले हैं, तो सराय नहर राय से मिले हैं। एक कब्र में 2 पुरुष और 2 महिलाओं को एक साथ दफनाया गया है, यानी सराय नहर से एक साक्ष्य मिला हुआ है कि एक कब्र में साथ में 2 पुरुष और 2 महिलाओं को साथ में दफनाया गया है। यहाँ से साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो सराय नहर से मिला है। और यहाँ से गर्त चूल्हा का भी साक्ष्य मिला है, यानी जमीन खोदकर वो लोग खाना भी बनाते थे। अगला है मदहा। मदहा है यूपी में पड़ता है। मदहा युग्म सावधान, यानी एक कब्र में 200 मिला है। मदहा से एक कब्र में 200 मिला है, एक पुरुष 200 यानी 2, एक पुरुष का और एक महिला का 100 मिला है। ठीक है, कहाँ से मिला है, तो मदहा यूपी से मिला है। अगला है दमदमा, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट जगह है दमदमा, ये भी यूपी में पड़ता है। यहाँ पर 2 पुरुष और एक महिला को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। दमदमा से एक कब्र में 2 पुरुष और एक महिला को दफनाने का साक्ष्य दमदमा से मिला है। तो ये सब एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। ये एक बार अगर अच्छे से याद कर लिए जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे, और कभी भी एग्जाम में यहाँ से सवाल आएगा तो आप लोगों का छूटेगा नहीं। अगला है भीमबेटका एमपी। भीमबेटका के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भीमबेटका की गुफा की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, कमेंट में आप लोग बताइएगा। भीमबेटका एमपी, बड़ी संख्या में शैलचित्र मिला है यहाँ से। शैलचित्र जो है यहाँ से बड़ी संख्या में भीमबेटका से मिला है। नेक्स्ट है लेखहिया। लेखहिया ये यूपी में पड़ता है, यहाँ से बड़ी संख्या में नर कंकाल मिला है। ठीक है, यानी लेखहिया जो यूपी में है, यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में नर यानी आदमी का कंकाल का अवशेष मिला हुआ है। ठीक है, अगला है मोरहाना पहाड़, ये भी यूपी में है, ध्यान रखिएगा मोरहाना पहाड़। यहाँ से गुफा चित्रकला या शैल चित्रकला का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो मोरहाना से क्या मिला है, तो यहाँ से गुफा चित्रकला या शैल चित्रकला का साक्ष्य यहाँ से मिला है। ठीक है, तो ये ज्यादातर यूपीपीसीएस एग्जाम में ज्यादा पूछता है, अब तो बीपीएससी में भी यहाँ से सवाल पूछे जाने लगा है। ठीक है, तो हम लोग तीसरे क्लास में देखें निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और इसके बारे में हम लोग स्थल भी देखें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग उस समय के उपकरण हथियार देखे, औजार, जो क्रोड और फलक पर आधारित थी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार दोबारा इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कराएंगे जो पहले एग्जाम में पूछा हुआ है या जो आगे पूछेगा, तो उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रहते हैं, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।